सुप्रभात। मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं अब बीए पार्ट 3 के 6th पेपर में जो आपको शब्द शक्ति पढ़नी है उसके विषय में उसके अंतर्गत जो अभिधा नामक शब्द शक्ति है उसकी आज मैं विस्तृत विवेचना करूँगी। शब्द शक्ति वह है जो शब्द तथा अर्थ के संबंध को बताती है, अर्थात शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहते हैं। इन्हीं के अनुसार 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही 3 प्रकार की शक्तियाँ मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज मैं आपको अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगी। अभिधा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जिससे शब्द के अर्थ को हम सीधे सीधे व्यवहार में लाते हैं। साक्षात संकेतित अर्थ को बताने वाली शब्द की प्रथम शक्ति को अभिधा कहते हैं। प्रथम अर्थ की बोध कराने वाली इस शब्द शक्ति को मुख्य या अग्रिमा नाम भी दिया गया है। जिस जगन्नाथ ने बताया है, पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं, शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। मुकुल भट्ट ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के सभी अवयवों में सर्वप्रथम मुख दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के अर्थों से पहले इसी का बोध होता है और इसीलिए इसे मुख्य या अग्रिमा और एक सबसे प्रचलित नाम जो है वो अभिधा शब्द शक्ति कही जाती है। हिंदी के आचार्यों ने भी इसके विषय में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में लिखा है, अनेकार्थ हु शब्द में एक अर्थ की व्यक्ति, ते ही वाच्यारथ को कहे सज्जन अभिधा शक्ति। यानी अनेक अर्थ के शब्द में जो एक अर्थ सबसे पहले व्यक्त होता है, सीधा सीधा व्यक्त होता है, उसे ही भिखारी दास कहते हैं कि सज्जनों ने यानी विद्वानों ने उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा है। भागीरथ मिश्र ने अभिधा वृत्ति की महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है, अभिधा को वे विशेष महत्व देते हैं भट्टनायक, और उनकी दृष्टि से रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति ही प्रधान है। हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य देव का कहना है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रसम विरस, उल्टी कहत नवीन। ये उनके अपने विचार हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने भी अभिधा तथा वाच्यार्थ को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि अभिधा के द्वारा अर्थ निश्चित रहता है, लेकिन उसमें कल्पना आदि का चमत्कार भी रहता है और इसलिए अभिधा का अपना एक विशेष महत्व है। अभिधा शक्ति से जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। अब रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़ या रूढ़ शब्द वे हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती। व्युत्पत्ति यानी जिन्हें हम दूसरा शब्द या अर्थ नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम बना नहीं सकते हैं, जो समुदाय के रूप में अर्थ की प्रतीति कराते हैं। वे शब्द अखंड शक्ति से अर्थ का द्योतन करते हैं, जैसे पेड़, चंद्र, पशु, घर इत्यादि। इन शब्दों के यही अर्थ होंगे, आपको इसका दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं और हर जगह ये इसी शब्द को हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक वे शब्द होते हैं जिसकी व्युत्पत्ति हो सकती है। इस शब्दों का अर्थ
अपने अवयवों से ज्ञात होता है, जैसे नरपति, भूपति इत्यादि। जैसे अब इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे भूपति शब्द भू तथा पति से निर्मित है। भू का अर्थ है पृथ्वी और पति का अर्थ है स्वामी। इन दोनों के मिलने से पृथ्वी का स्वामी अर्थ होता है। इसी प्रकार यौगिक शब्दों की व्युत्पत्ति की जा सकती है। तीसरा है योग रूढ़ी। योग रूढ़ी शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक होते हैं, किंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है। जैसे यौगिक शब्द वो हैं, जैसे हमने जब कहा कि भूपति, यानी भू मतलब पृथ्वी और पति का मतलब स्वामी, तो भूपति का अर्थ वही होगा जो उसके अर्थ निश्चित हैं, जो उसका अर्थ है उसको हमने बना लिया कि भू का मतलब स्वामी होता है और भू का मतलब पृथ्वी होता है और पति का मतलब स्वामी होता है। तो यहाँ जो राजा है उसे हम ये शब्द दे देते हैं। इसी प्रकार लेकिन योग रूढ़ी में जो यौगिक होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका एक प्रचलित अर्थ होता है। उनमें उसका अर्थ तो अलग निकलता है अलग अलग शब्दों का, लेकिन जब हम उसका एक अर्थ बनाते हैं तो वहाँ वो रूढ़ी काम करता है। रूढ़ी का मतलब जो पहले से परंपरावादी शब्द जो बने हुए हैं वो शब्द वहाँ काम करते हैं। इसमें अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति दोनों ही अपना कार्य करती है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द लिया जा सकता है। पंकज का मतलब आपको पता है कि पंकज का मतलब कमल होता है। जैसे जब हम पंकज शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने उसका अर्थ एक ही आता है और वो है कमल। अब पंकज कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति अगर हम करते हैं तो वो निकलता है पंक प्लस ज, और इसका है पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब है उत्पन्न होने वाला, अर्थात जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो। तो क्या कीचड़ से केवल पंकज होता है, केवल कमल जन्म लेता है? कीचड़ में तो सेवार भी होते हैं, घोंघा भी होते हैं, लेकिन ये शब्द पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है और इसलिए इसको केवल कमल के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये है योग रूढ़ी। अभिधा शब्द शक्ति में ये तीन चीज़ें काम करती हैं। इसके यही तीन प्रकार के होते हैं ये, और इनके माध्यम से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि जब ये तीन चीज़ें होती हैं तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति काम कर रही होती है। तो आज के क्लास में सिर्फ अभिधा शब्द शक्ति का परिचय हमने दिया, और फिर अगली कक्षा में हम आपको दूसरी अन्य शब्द शक्तियों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।